नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। सुबह के 8 बज चुके हैं और 8 बजे की शुरुआत करेंगे 8 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले उन खबरों से कराएंगे आपको रूबरू जो कि आज की है बड़ी खबरें। ये 8 तस्वीरें देखिए। पहली खबर है उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम की। दूसरी खबर बीजेपी के मिशन बिहार से जुड़ी हुई है। तीसरी खबर की बात की जाए तो झारखंड के स्कूल किस राह पर है, ये तस्वीर दिखाएंगे और पूरा मामला आपको समझाएंगे। चौथी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ गए हैं। पांचवी खबर की बात की जाए तो देवघर से पांचवी खबर है, जहां अब देवघर के लोगों को दिल्ली से देवघर जाने के लिए कमर्शियल फ्लाइट मिल सकेगी। छठी खबर गाजियाबाद से, जहां एक कलयुगी बाप की काली करतूत सामने आई है। सातवीं खबर की बात करें तो बिहार के मुजफ्फरपुर से है, यहां के रहने वाले सूर्यांश के जज्बे को पूरा हिंदुस्तान सलाम कर रहा है। आठवीं और आखिरी खबर मैच से जुड़ी हुई है, जहां पहले T20 में भारत का जलवा देखने को मिला है। और 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की। पीएम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य का शुभारंभ करेंगे। और आपको बता दें कि ये समापन समारोह है दरअसल, जिसमें वो हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पुनः निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी एनटीपीसी की कई हरित ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास करेंगे और लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। तो उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम का आज समापन समारोह है, जिसमें कई प्रोजेक्ट्स इनका उद्घाटन और शिलान्यास होना है। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी इन तमाम कार्यक्रमों का शिलान्यास करेंगे। रूफटॉप पोर्टल का शुभारंभ भी पीएम के हाथों होना है। उधर पटना में पहली बार बीजेपी अपने 7 मोर्चों की संयुक्त कार्यकारिणी करने जा रही है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। तो वहीं 31 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह कार्यकारिणी का समापन करेंगे। बीजेपी इस राष्ट्रीय मोर्चों की संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक के बहाने बिहार में अपनी सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने की रणनीति तैयार कर रही है। बीजेपी बिहार में अपने दम पर सरकार बनाने की कोशिश करती हुई दिख रही है। देखिए। बिहार में पहली बार बीजेपी अपने 7 फ्रंट संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक कर रही है, जिसका उद्घाटन जेपी नड्डा करेंगे तो समापन 31 जुलाई को अमित शाह करेंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी इसी बहाने बिहार में अपना सियासी आधार बनाने और सोशल इंजीनियरिंग को भी मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसलिए 200 विधानसभा सीटों पर पार्टी का फोकस है। पटना में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वजह से पटना पोस्टर और बड़े बड़े होर्डिंग से अटा पड़ा है, तो वहीं प्रदेश बीजेपी कार्यालय में तैयारियां जोरों पर है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर भाजपा कार्यालय की तरफ रुख करिए और पूरी तरह से जेपी नड्डा का रोड शो होना है, उसको लेकर आप देख रहे हैं किस तरह से तैयारियां हो रही है। ये बीजेपी कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय। आपको मैं दिखाता हूँ तस्वीरें। पूरी तरह से इसको सजाया गया है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो है लाइटिंग की गई है और एक रंग रोगन भी किया गया है। जगह जगह आप देख रहे हैं केसरिया रंग जो है इसको रंगा जा रहा है। यहाँ आप देखिए किस तरह से जो सफाई अभियान जारी है। बिहार की सियासत में बीजेपी किसी बैसाखी के सहारे की बजाय अपने खुद के दम पर खड़े होने की दिशा में काम कर रही है। 7 मोर्चों की संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक में देश भर से 700 प्रतिनिधि शामिल होंगे। बीजेपी की केंद्रीय फ्रंट संगठनों की संयुक्त बैठक में किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष, महासचिव और अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। बीजेपी बैठक के जरिए बिहार की 200 विधानसभा सीटों पर फोकस कर रही है। बीजेपी की ये कवायद ऐसे समय में हो रही है जब बिहार में उसकी जेडीयू के साथ रिश्ते तल्ख चल रहे हैं। देखिए, पार्टी का अपना कार्यक्रम सही में है। एक कार्य समिति की बैठक दूसरे दलों को नहीं, हम लोग चाहे कोई भी नहीं
बुलाता है अपने कार्य समिति की बैठक में। इसमें बहुत तरह की पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा होती है। अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जाते हैं तरह तरह के, और रास्ते बताए जाते हैं संगठन के मजबूती के लिए। इसलिए दूसरे दलों को कोई भी आमंत्रित नहीं करता है। और निश्चित रूप से हमारा अपना कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, और उनका पूरा हम लोग को सहयोग है। हम लोग उनके साथ हैं, गठबंधन में बिहार सरकार को चला रहे हैं बिहार की मजबूती के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कोरोना हो गया, हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ईश्वर उनको स्वस्थ करे, ताकि हमारे आदरणीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात हो सके, गृह मंत्री से मुलाकात हो सके। लेकिन संजोग से कोरोना हो गया है, इसलिए हम जल्द स्वस्थ हो जाएंगे, और निश्चित रूप से हम लोग का उनका पूरा सहयोग है। बीजेपी बिहार में करीब 10 साल बाद किसी बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। पटना के ज्ञान भवन में होने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय मोर्चे की संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक में कुल 12 सत्र रखे गए हैं। इसमें एक प्रशिक्षण सत्र और सामाजिक राजनीतिक विषय पर चर्चा होगी। बीजेपी अपनी इस बड़ी बैठक के जरिए लोगों तक पहुंच बढ़ाने और बिहार में अकेले दम पर सरकार बनाने की कोशिश करती दिख रही है। बीजेपी की ये कोशिश कितनी कामयाब होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। वैसे तो बिहार कई गौरवशाली कीर्तिमानों के लिए जाना जाता है। यहाँ की उपलब्धियां एक दो नहीं बल्कि हजारों में हैं, जो इतिहास के पन्नों से लेकर देश और दुनिया में विख्यात है। ऐसी उपलब्धि एक 13 साल के बच्चे ने दिखाई है, जिसे सुनकर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी हैरान है। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं ना, जब कुछ करने की चाह हो तो कुछ भी कठिन नहीं होता। ऐसा ही कमाल करके दिखाया है बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के अम्मा गांव के एक लाल ने, जिन्होंने न सिर्फ दुनिया में पहचान बनाई है, बल्कि अपनी काबिलियत के आगे बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी पीछे छोड़ दिया। जी हाँ, इस बच्चे का नाम सूर्यांश है, जिसकी उम्र महज 13 साल है, जिसने इस छोटी सी उम्र में ऐसा कर दिखाया कि जिसके सभी कायल हो रहे हैं। दरअसल सूर्यांश इस छोटी सी उम्र में 56 कंपनियों के CEO बन गए हैं। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि महज 13 साल की उम्र में भला कोई 56 कंपनियों का CEO कैसे बन सकता है। 13 साल भी कोई उम्र काम करने की है। इस उम्र में तो बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं और मस्ती करते हैं। आम लोगों का भी यही सोचना है कि 13 साल की उम्र में बच्चा ज्यादा से ज्यादा अपनी क्लास में टॉप कर सकता है या फिर किसी खेल प्रतियोगिता में अव्वल आ सकता है। लेकिन लोगों की सोच को सूर्यांश ने बिल्कुल बदल कर रख दिया। बचपन से ही सूर्यांश का काम के प्रति लगाव था। वह जानना चाहते थे कि दुनिया कैसे चलती है, और टाइम स्पेस जैसे गहन मुद्दों पर अध्ययन करना उनका रुझान रहा है। सूर्यांश कॉन्टेक्ट प्राइवेट लिमिटेड 2014 की रजिस्टर्ड कंपनी है, और उसी के अंदर अभी तक 56 से ज़्यादा स्टार्टअप्स मैंने खोले हैं और बहुतों की नींव रखी है। उसमें आ गया मंत्राफाई, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है, जो लोगों को मदद करेगी निवेश करने के लिए बिना किसी फाइनेंशियल नॉलेज के। उसके बाद आ गई जैस बिजनेस, जो कि एक क्विक कॉमर्स कंपनी है। फिर आ गई जिप्सी कैब, जो कि एक ओला की तरह राइड शेयरिंग कंपनी है। फिर शादी कीजिए आ गई, जो कि एक मैट्रिमोनियल कंपनी है। इसके बाद जैस लूप्स आ गई, जो मेरे सारे 56 कंपनी का एक समूह है। उसके बाद मंत्रा कॉइन आ गया, जो कि खुद एक क्रिप्टो करेंसी है। उसके बाद जैसीफाई आ गया, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। जैस एक्सप्रेस आ गया, जो कि एक मीडिया कंपनी है। ऐसे करके आपको जैस गेम्स आ गया, जो कि एक गेम बनाने की कंपनी है। उसके बाद जैस हेल्थ आ गया, हेल्थ से रिलेटेड कंपनी है। जैस डेयरी आ गया, आपको वो डेयरी प्रोडक्ट्स की कंपनी है। ऐसे ही बहुत सारे तमाम कंपनियां मेरे अंदर आती हैं। फिलहाल सूर्यांश मुजफ्फरपुर को टेक हब रूप में देखना चाहते हैं। वो इसको लेकर पूरा खाका तैयार कर चुके हैं। कॉन्टेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 56 अलग अलग तरह के ट्रेड बिजनेस हैं। जिप्सी कैब, जैस एक्सप्रेस, शादी कीजिए जैसी कंपनियां इनमें शामिल हैं। इसके अलावा आने वाले समय में वो कई कंपनियों को लॉन्च करने का प्लान बना रहे हैं। वहीं सूर्यांश के इन प्रयासों का मूल्यांकन अमेरिका लीडिंग मीडिया एजेंसी टेक क्रंच की डेटाबेस प्लेटफॉर्म ने किया, तो 7 करोड़ उद्योगपतियों में सूर्यांश ने 14वीं रैंक हासिल की है। इस रैंक के साथ ही सूर्यांश दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति एलन मस्क, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा जैसे दिग्गज लोगों को पीछे छोड़ चुके हैं। हालांकि सूर्यांश का कहना है कि ये सभी उनके आदर्श हैं। मेरे सबसे बड़े आइडल मेरे पापा हैं और मेरी मम्मी है, मेरे पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और उन्हीं के बदौलत आज मैं 56 कंपनियों का मालिक बना हुआ। आगे कई कंपनियां और खोलूँगा और उसका भी मालिक बनूंगा, उसका भी CEO बनूंगा। क्योंकि इसलिए मुझे माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा मिला बचपन से ही। मेरे सबसे बड़े वाले चाचा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे पापा ऑडिटिंग के फील्ड में बहुत सालों तक काम करते थे। तो एक अच्छा माहौल मिला मुझे फाइनेंस का, जिसके कारण आज मैं यंगेस्ट CEO बना हूँ पूरी दुनिया का। सूर्यांश की इस उपलब्धि पर देश दुनिया के साथ साथ परिवार में खुशी का माहौल है। सूर्यांश की इस तरक्की पर उनके माता पिता गर्व महसूस कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मेरे पिताजी शिक्षक थे, कहा करते थे कि जब इस तरह का कोई अनोखा पल आए
तो आदमी को और शांत हो जाना चाहिए और अपने काम पे फोकस देना चाहिए। महज 13 साल का है, लेकिन इसी बात की आवश्यकता हमारे भारत को है। अब अपने यहाँ चल क्या रहा है, एक मानसिकता है नौकरी की, वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो। सरकारी नौकरी भी अब सरकारी के तरह जैसे पेंशन वगैरह मिलते थे वैसे रहे नहीं, उन लोगों को का भी प्राइवेट नौकरी की तरह व्यवस्था है। इस स्थिति में 56 स्टार्टअप खोलकर देश और दुनिया को एक नई दिशा देने का प्रयास यह कर रहा है, वाकई काबिले तारीफ है। जी बहुत खुशी होती है और अच्छा लगता है, क्योंकि इसका उम्र बहुत कम है, 13 साल उम्र है। तजुर्बे में वो लोग और पैसे में बहुत आगे हैं और ये अपना आदर्श मानता है उन लोगों को। तो ये 13 साल की उम्र में 56 कंपनी बना लिया है और बहुत मेहनत करता है, 17-18 घंटा ये मेहनत करता है। और इसका आइडिया सब इतना अच्छा होता है। हम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कंपनी के। 2014 में ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो जब ये आइडिया जलाता है तो वो इतना बढ़िया होता है कि हम लोग सब उसको एग्री करते हैं। ऐसे में अब यही कहा जा सकता है कि सूर्यांश की इस उपलब्धि से देश का नाम और ऊंचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बिहार के बाद अब बात करेंगे नजदीकी राज्य झारखंड की, जहां कई जिलों में सरकारी स्कूलों के नाम के आगे उर्दू शब्द लगाए जा रहे हैं। रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी को लेकर उपजे विवाद को लेकर भी सत्ताधारी दल और विपक्ष आमने सामने हैं। सत्ता पक्ष इसे पदाधिकारियों की मनमानी कह रहा है, तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि देश शरिया से नहीं संविधान से चलेगा। अब ये मामला विधानसभा तक पहुंच गया है। झारखंड के कई जिलों में सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी और रविवार को पढ़ाई करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूरे मामले पर राजनीतिक रंग भी चढ़ने लगा है। मामला विधानसभा के मानसून सत्र तक जा पहुंचा है, जहां सत्ताधारी दल कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा परिसर में धरना दिया और सदन में इस मुद्दे को उठाने की बात कही है। उनकी माने तो शुक्रवार को छुट्टी की प्रथा पहले से चली आ रही है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र होने की वजह से जुमे की नमाज को लेकर शुक्रवार को छुट्टी देने का तर्क दिया जा रहा है। बेवजह आप फूल दे रहे हो, जामताड़ा से आपने शुरुआत कर दिया और हर डिस्ट्रिक्ट में आप ये काम कर रहे हो। पहले आपको नहीं दिखा था क्या? आप कहाँ थे पहले? आप आज आप कौन होते इस तरह निर्णय लेने वाले? आज मैं सरकार के सामने बात रखूंगा कि आज देखिए हिंदू समाज भी चाहता है कि नहीं उर्दू लिखा जाए। वहाँ आदिवासी लोग तीर धनुष लेकर खड़े हैं कि नहीं उर्दू को आप नहीं मिटने देंगे। तो जब समाज चाह रहा है तो आप कौन होते मिटाने वाले भाई? प्रदेश में विपक्षी दल बीजेपी के गले ये बात नहीं उतर रही है। बीजेपी का कहना है कि देश सरिया से नहीं संविधान से चलेगा। रांची से बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कड़े शब्दों में कहा है, अगर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो इसका मतलब ये नहीं है हाथ बंद करके प्रार्थना होगी। क्या वहाँ मदरसों की तरह पढ़ाई करनी चाहिए? बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने स्कूलों के भवनों के हरे रंग करने की बात पर भी तंज कसा है। क्या वहाँ पर जिहाद की पढ़ाई होगी? मेरा कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी स्कूल हैं हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार चलेंगे। झारखंड में एक षड्यंत्र के तहत ये सब चीज़ें हो रही है। मैंने सुना है कि शिक्षा मंत्री ने शायद फरमान जारी किया है कि सभी स्कूलों का रंग रोगन हरे रंग से किया जाएगा, क्योंकि हरा रंग ये जेएमएम का अपना पहचान है और जो शांति दूत हैं उनकी भी हरा रंग से बहुत विशेष मोहब्बत है। वैसी स्थिति में झारखंड को हम लोग गजवाए हिंद नहीं बनने देंगे। बहरहाल मानसून सत्र होने के साथ ही सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दिए जाने और स्कूल के नाम के आगे उर्दू शब्द जोड़ने का जिन बाहर निकल आया है, जिसे लेकर बीजेपी प्रदेश सरकार पर हमलावर है। संविधान के विपरीत तर्कों को लेकर बीजेपी सत्ताधारी दल को लगातार कटघरे में खड़ा कर रही है। न्यूज इंडिया के लिए रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। उधर गाजियाबाद में कलयुगी बाप की काली करतूत सामने आई है, जिसने न सिर्फ बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है बल्कि अपनी हदों को पार कर दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए। गाजियाबाद की वैसे अपनी अलग पहचान है, लेकिन कुछ लोग हैं जो गाजियाबाद को बदनाम करने में लगे हैं। मामला भोजपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां कलयुगी बाप ने अपनी सारी हदें पार कर दी और बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया।
आरोप है कि वो करीब साल भर से अपनी दोनों नाबालिग बेटियों को हवस का शिकार बना रहा था। गनीमत रही कि जिसकी भनक लड़कियों की मां को लग गई। उसने आरोपी पति के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया। आरोपी पर सख्त कार्रवाई हो सके, जिसके लिए पुलिस ने महज 6 दिन में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले के भोजपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जो दिल दहला देने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक कलयुगी पिता ने अपनी ही 2 मासूम बच्चियों के साथ 1 साल तक रेप किया है। जी हाँ, इस पूरे मामले की जानकारी पीड़िताओं की मां यानी कि आरोपी की पत्नी और आरोपी के भाई को जब हुई तो उन्होंने इसी थाने भोजपुरी के अंदर मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी कर ली और इस पूरे मामले में 6 दिन के अंदर कोर्ट में चार्जशीट भी लगा दी। अगर बात करें गाज़ियाबाद एसएसपी यानी कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनि राज की, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाएगी, यानी कि भविष्य में कभी कोई ऐसा कलयुगी पिता ऐसी हरकत ना करे जिससे कि समाज में एक मैसेज जाए। लेकिन सवाल यही है कि एक पिता ने अपनी बच्चियों के साथ ऐसा क्यों किया। पूरे मामले को लेकर पुलिस की माने तो इस मामले में आरोपी की पहले भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन माफी के बाद उसकी पत्नी ने उसे छुड़ा लिया था। लेकिन छूटने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अभी उसका चार्ज फ्रेम करके कोर्ट में ट्रायल भी शुरू करा दिया हम लोगों ने। हमारा प्रयास है इसका 30 दिन के अंदर पूरा ट्रायल कंप्लीट करा के इनका सज़ा देना हमारा टारगेट में है। अभी हम और हमारा पूरा पुलिस टीम लगी है इस तरह का लोग का कार्रवाई करने के लिए। हम लोग सभी लोग जानते हैं जो बच्चे लोग का खासतौर से छोटे बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा प्रताड़ना घर के अंदर ही हो रही है। ये इस तरह के एग्जाम्पलरी सज़ा होने से एक संदेश सोसाइटी में जाएगी। अब ऐसे में उम्मीद यही की जा सकती है कि पुलिस आरोपी पर सख्त कार्रवाई करेगी। देश भर में रेप और अपराधों के खिलाफ सख्त कानून होने के बावजूद भी अपराधी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और आए दिन इस तरह के संगीन मामले सामने आते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली से देवघर के लिए आज पहली कमर्शियल फ्लाइट उड़ान भरेगी। बिहार के सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी और कैप्टन आशुतोष शेखर फ्लाइट के कैप्टन यानी पायलट होंगे। रूडी ने बताया कि देवघर एयरपोर्ट से झारखंड के अलावा बिहार के जिलों को विशेष लाभ मिलेगा और भविष्य में देवघर एयरपोर्ट पूर्वी भारत के महत्वपूर्ण एयरपोर्ट्स में से एक होगा। वहीं ये फ्लाइट आज दिल्ली से 1 बजे उड़ान भरेगी, जो 1 घंटे 45 मिनट की यात्रा के बाद 2:45 पर देवघर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। आपको ये जानकारी दे दें कि हर साल लाखों पर्यटक देवघर में आते हैं। सावन के महीने में हर दिन यहाँ लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, जो सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा वैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंग पर अर्पित करते हैं। इसी वजह से काफी अरसे से ये मांग की जा रही थी और इस मांग के बाद आज देखिए ये सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश को पुलिस और सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 2 हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों से हथियारों का जखीरा और गोला बारूद भी बरामद किया। आतंकियों से 4 पिस्टल, 8 मैगजीन, उसके 130 राउंड और 10 हथगोले बरामद किए हैं। पुलिस पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ कर रही है ताकि पता चल सके कि वो किस घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, किसके निर्देश पर काम कर रहे थे। बताया ये जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने एक मालवाहक वाहन को भी रोका था, लेकिन उन्होंने वाहन को पहले ही रोक लिया और वाहन में सवार दोनों आतंकी भागने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने किसी तरह से इन दोनों ही आतंकियों को धर दबोचा। फिलहाल पकड़े गए आतंकियों के खिलाफ लालपुरा थाना में अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। जांच में किसी आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश भी हो सकता है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 2 आतंकी वारदात को अंजाम देने के फिराक में यहां पर आए थे। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर मिल रही है कि दिल्ली सरकार ने वापस ली गई शराब नीति। दिल्ली से ये खबर मिल रही है जहां 6 महीने में आएगी नई शराब नीति। बीजेपी कर रही थी इस नई शराब नीति का विरोध और नई आबकारी नीति आने तक पुरानी ही जो आबकारी नीति है वो लागू रहेगी। तो दिल्ली से एक खबर जहां 6 महीने में नई शराब नीति को लागू किया जाएगा और खबर ये मिल रही है कि जो इस नई शराब नीति का विरोध बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था, उसको आने में अभी 6 महीने का वक्त है। तब तक पुरानी शराब नीति जो दिल्ली सरकार की तरफ से लागू की गई थी वो लागू रहेगी।
तो दिल्ली सरकार ने वापस ली है नई शराब नीति। 6 महीने में नई शराब नीति बनाई जाएगी, लेकिन तब तक जो पुरानी शराब नीति है, उसी पुरानी शराब नीति के तहत जो शराब की बिक्री है वो होगी। और नई शराब नीति के आने के लिए, लागू होने के लिए 6 महीने का वक्त जो है वो दिया गया है। तो जिस शराब नीति का विरोध किया जा रहा था, वो नई शराब नीति, बीजेपी इसका जोरदार तरीके से विरोध कर रही थी। संसद में भी ये मामला गूंजा था और अब खबर ये मिल रही है कि जो नई शराब नीति है वो लागू तो होगी, लेकिन 6 महीने का वक्त है अभी। 6 महीने में नई शराब नीति आएगी और इसे लागू किया जाएगा। तब तक जो पुरानी शराब नीति है वही लागू रहेगी। नमित इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। नमित, 6 महीने में नई शराब नीति लागू की जाएगी, तब तक पुरानी शराब नीति रहेगी, क्या पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जो दिल्ली सरकार ने 2021 में नई शराब नीति लागू की थी, उसमें लगातार खामियां पाई जा रही थी और इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी की थी। और इसका जो नई पॉलिसी लाई थी आबकारी नीति दिल्ली सरकार, लगातार बीजेपी भी उसका विरोध कर रही थी। इसी को लेकर कल दिल्ली के उपराज्यपाल से दिल्ली के मुख्यमंत्री की बैठक, और इस बैठक के बाद ही दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि जब तक साल 2022 और 23 की नई शराब नीति नहीं बनाई जाती, क्योंकि उस पर अभी काम चल रहा है। अभी फिलहाल दिल्ली की आबकारी विभाग जो है वो मनीष सिसोदिया के पास है। ऐसे में जब तक 2022 और 23 की नई शराब नीति नहीं लाई जाती, तो अगले 6 महीने तक दिल्ली की जो पुरानी शराब नीति है वही दिल्ली में लागू रहेगी। क्योंकि ये जो 2021 की शराब नीति थी, ये 21 मार्च 2022 को खत्म हो गई थी। इसके बाद इसको 2-2 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया था, यानी कि कल 21 जुलाई को ये जो नई शराब नीति है वो पूरी तरीके से खत्म हो रही है। तो अब दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि जब तक नई शराब नीति पर पूरी तरीके से काम नहीं होगा, पुरानी शराब नीति को ही दिल्ली में लागू किया जाएगा। हालांकि जो नई शराब नीति है उसका मसौदा जो है वो पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है, पूरा जो प्लान है उसका तैयार कर लिया गया है, लेकिन अभी उपराज्यपाल को वो प्लान भेजना बाकी है। यानी कि जो नई शराब नीति 2022 और 23 की है, जिस पर जो आबकारी विभाग के अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं, उस पूरी फाइल को दिल्ली के उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा और उसके बाद वहां से पास होगा वो फाइल। उसके बाद ही नई पॉलिसी लागू होगी। उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा और यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया है कि अगले 6 महीने तक, जब तक वो ठीक है, यानी कि 6 महीने और एक्सटेंड कर दिया गया है पुरानी शराब नीति को। बहुत शुक्रिया नमित इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बन रही है न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।